हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपी एडुजोन। दोस्तों, आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब जैसे हमारे रेलवे एनटीपीसी CBT 2 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैंने जितना साइंस पढ़ा है मैं वो कम वीडियो 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो ALP में पूछे गए हो, ग्रुप डी में पूछा गया हो, चाहे NTPC CBT 1 में पूछा गया हो, चाहे RPF में, असिस्टेंट लोको पायलट में, NTPC JEE में, जहाँ गए पूछे गए होंगे मैं उसको यहाँ पे डिस्कस भी कर दिया करूँगा। ठीक है। साइंस अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं, लगभग मान सकते हैं कि हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगभग जो है अभी 2-3 महीने हैं हमारे पास। इनफैक्ट 3 महीने तो हैं ही हम लोग के पास। तो 3 महीने के लिए हम ऐसा पढ़ाई करेंगे साइंस को लेकर कि साइंस का डर आपसे ख़त्म हो जाए। मुझे पता है कि मैं भी तैयारी करता हूँ, तो मुझे पता है कि आपके लिए कहाँ पे कन्फ्यूजन आएगा, आपको किस पॉइंट पे कन्फ्यूजन होगा कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में दे देगा और आप कहाँ पे कन्फ्यूज होंगे। वो चीज़ों को मैं समझता हूँ और बारीकियों से हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है। तो आप परेशान रहें। मतलब ये नहीं कहता मैं बहुत डेप्थ में नहीं ले जाना है, और डेप्थ हमको नहीं पढ़ना है। हमको उतना ही पढ़ना ना जो हमारे एग्जाम के लिए फ़ायदा करे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे हमारे क्वेश्चंस बन सकें। ठीक है ना। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना है हमको, क्योंकि अब समय भी नहीं है हमारे पास कि अब हम लाइव लेक्चर्स ले पाएँ, या इतना टाइम है नहीं। और ज़रूर से मैं जितना पढ़ाऊँ आप उसका नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, वरना अगर आपके पास जो मैं पढ़ाऊँ आप इसको नोट करते हैं, और अगर आपके पास यूथ पब्लिकेशन की बुक है तो उससे क्विज प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली आप 25 साइंस में से 20 स्कोर कर जाएंगे। ठीक है। गारंटी तो किसी बात की नहीं होती, लेकिन 25 में से तो 20 आप पाएंगे। मैं नहीं कह पाऊंगा कि आप 25 में 25 पा सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत बाहर से बन जाते हैं। किसके शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आ जाए कोई जानता भी नहीं है। ठीक है। तो आइए हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? परमाणु एवं अणु। हमारा पहला टॉपिक क्या है भाई? परमाणु एवं अणु है। अब जैसे अगर हम परमाणु एवं अणु की बात करें तो अभी मैंने, बाद में हम चल के अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा कि पहले क्वेश्चन दिया था रासायनिक संयोजन का नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल डिफिनीशन है। डिफिनीशन को समझेंगे और नोट करेंगे, आगे स्विच कर देंगे और देखेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। ठीक है। तो पहला दिया है रासायनिक संयोजन का नियम। देखिए, रासायनिक संयोजन का नियम क्या लिखा हुआ है कि द्रव्यमान संरक्षण, ब्रैकेट में मैंने लिखा है द्रव्य का अविनाशता का नियम, वह स्थिर अनुपात का नियम ही रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका रासायनिक संयोजन का नियम है वो 2 नियमों से मिलकर बना हुआ। कौन कौन से? एक आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम क्या कहते हैं? द्रव्य की अविनाशता का नियम कहते हैं। वह स्थिर अनुपात के नियम से मिलकर बना है आपका कौन सा नियम? रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है ना। रासायनिक संयोजन का नियम किससे मिलकर बना है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जिसको हम द्रव्य का अविनाशता का नियम भी कहते हैं, और स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई? रासायनिक संयोजन के नियम का निर्माण करते हैं, और यही नियम आपका रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है। पूछ देगा क्वेश्चन आपसे, रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है, ऑप्शंस में आप दे देगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा द्रव्य की अविनाशता का नियम, या द्रव्य की अविनाशता या स्थिर अनुपात का नियम। तो आपको पता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम द्रव्य की अविनाशता का नियम भी कहते हैं, और स्थिर अनुपात का नियम मिलकर ही रासायनिक संयोजन का नियम बनाते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा कि द्रव्य की रासायनिक संयोजन का नियम है क्या। अब हम बात करते हैं, इसी में पहला हमारा आता है, अभी हमने बात किया था रासायनिक संयोजन नियम का, उसमें हमारा पहला आता है कौन सा? द्रव्य की अविनाशता का नियम। द्रव्य की अविनाशता का नियम को ही हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्य की अविनाशता का नियम को ही हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्या लिखा है कि द्रव्य अविनाशी है। नाम डिफिनेशन से आपको लग रहा है कि द्रव्य का अविनाशिता, अविनाशता मतलब जिसका विनाश न किया जा सके। द्रव्य क्या है आपका? अविनाशी है। द्रव्य को तो न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यही द्रव्य का अविनाशता का नियम हुआ कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्य आपका अविनाशी है। यह किसका नियम था भाई? ये द्रव्य की अविनाशता का नियम था। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताया है यहाँ पर, देखिए भाई, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्य की अविनाशता के नियम को ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान। भाई कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और जिसमें जितने पदार्थ भाग ले रहे हैं उनके कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं हो रहा है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई रासायनिक, ये ए है और ये आपका बी है, ये दो पदार्थ हैं और ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना। आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। तो जो इन दोनों का द्रव्यमान होगा ना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ये द्रव्यमान बनेगा, इसका जो द्रव्यमान बनेगा, इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला गया है द्रव्यमान संरक्षण नियम। अरे आप पढ़े होंगे भाई फिजिक्स में, एक आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा को तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये था ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसी से रिलेट करता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या आपने समझा कि रासायनिक संयोजन का नियम किन दो नियमों से मिलकर बना हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, जिसे अविनाश द्रव्य की अविनाशता का नियम कहते हैं, समझिए। और दूसरा क्या, स्थिर अनुपात का नियम। अभी हम आगे पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है ना। स्थिर अनुपात के नियम, इन दोनों नियमों से मिलकर बना हुआ आपका कौन सा क्वेश्चन, रासायनिक संयोजन का नियम, ठीक है। द्रव्य की अविनाशता का नियम हमने डिस्कस किया कि द्रव्य अविनाशी होता है, द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान तथा, जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें मान लीजिए दो लोग भाग ले रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें दो लोग पार्टिसिपेट किए। अब दोनों लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए तो उन दोनों लोग जब कंपटीशन ओवर होता है तो उनके, जैसे उन दोनों लोग के द्रव्यमान टोटल काउंट कर लिया जाएगा, और जब कंपटीशन पूरा हो जाएगा और उन कंपटीशन के बाद उन दोनों लोगों के द्रव्यमान का अगर देखा जाएगा कितना हुआ, उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम भी कहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो आप जरूर से इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हैं। नोट करेंगे तो आपके लिए बेहद बेहतर रहेगा। बाकी अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। देखिए दूसरा हमारा टॉपिक का क्या आता है, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम 1799 में किसने दिया था भाई, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। क्वेश्चन पूछता है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था। तो स्थिर अनुपात का नियम 1799 में जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। कब, 1799। ये क्वेश्चन पूछा भाई कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था। तो स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। कब दिया था, 1799 में। अच्छा, वो नियम क्या था, वो नियम यह है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। अभी जैसे मैं बोलूं, क्या मैंने बोला कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम H2O की बात करें तो H2O किस रेशियो में बना होता है, 1:8, और CO2 आपका किस रेशियो में होता है, 12:32। अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आया कि 1:8 कैसे आया है और 12:32 आया है, कैसे आया है। ये कैसे अनुपात तो बना है भाई कि 1:8 का बना और 12:32 का अनुपात बना, ये अनुपात तो बना है, बट ये अनुपात कैसे आया इसको समझते हैं, ठीक है। तभी तो ये नियम स्थिर अनुपात का नियम होगा। स्थिर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। और कोई चीज़ कांस्टेंट कब रहती है, जब वो एक निश्चित मात्रा में मिलाई जाए। अरे जब वो निश्चित मात्रा में मिलाई जाएगी तभी तो कांस्टेंट रहेगी ना जी। अरे क्लियर है क्या, जब कोई चीज़ कांस्टेंट रूप में मिलाई जाएगी, निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा, तभी तो वो स्थिर होगा। और इसीलिए स्थिर अनुपात का नियम बोला गया। किसने दिया भाई, जोसेफ प्राउस्ट ने। कब दिया, 1799 में। जैसे अगर हम बात करें, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, अगर हम बात करें इसमें, देखिए H2O में आपका हाइड्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन का अगर मैं बोलूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है, लेकिन एटॉमिक वेट कितना होता है, मतलब कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है।
अरे परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी कितना होता है, एक ही होता है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब अगर एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो भाई हाइड्रोजन कितने, 2 हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक ही होता है। तो हाइड्रोजन 2 हैं तो दोनों को मिलाकर परमाणु भार कितना होगा, अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई कर 2 हो जाएगा ना, ध्यान समझिएगा। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, लेकिन इसका परमाणु भार पता कितना होता है, 16। परमाणु भार कितना होता है, 16। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो अगर हम बात करें इसको एक रेशियो बनाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1:8 का रेशियो बना कि नहीं बना भाई, अरे बना, 1:8 का रेशियो बना कि नहीं बना, बना। जैसे अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 में देखिए कितने ऑक्सीजन है भाई, 2 ऑक्सीजन है। और 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना परमाणु भार होता है, 16। तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा, 32 होगा। अरे भाई 2 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हुआ, 32। रेशियो बनाइए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। तो देखिए क्या ये 12:32 के रेशियो में है कि नहीं है, अरे है ना, ये 12:32 के रेशियो में। स्थिर अनुपात का नियम आपको पता करने के लिए आपको किसी भी एलिमेंट का परमाणु भार याद होना चाहिए और 1 से 30 तक के तत्वों का परमाणु भार तो आपको जरूर से याद होना चाहिए। तो बस हमने रासायनिक संयोजन का नियम समझ लिया। क्या समझा, रासायनिक संयोजन का नियम जो होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम या द्रव्य की अविनाशता का नियम से और स्थिर अनुपात के नियम से मिलकर बना होता है। द्रव्य का अविनाशता का नियम हमने पढ़ा और स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। कब दिया था, 1799 में। स्थिर अनुपात का नियम हमने पढ़ लिया, ये 1:, इसमें रेशियो दिया रहेगा, कोई भी कंपाउंड बनेगा तो उसमें रेशियो में बटे रहेंगे। तो अब जब हमने एक टॉपिक हमने पढ़ा, अब हम नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में दिए होंगे। ठीक है, फालतू का क्वेश्चंस नहीं बनाया जाएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में दिया रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और दूसरों के पास भी शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी साइंस जो कम समय में एक क्रक्स, एक निचोड़ आपको समझ में आ जाए और आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आसानी से सॉल्व हो जाएं। और देखिए मोटिवेशन तभी आएगा जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख जाएंगे।